Today we have to start a new topic, that is gravitational potential energy. Gravitational potential energy बेसिकली पढ़ाने से पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि अब तक आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ना बिल्कुल ऐसे ही उठाकर फेंक दीजिए जैसे आप अपने पुराने कपड़े जो होते हैं ना, कहीं से फट जाएं, चिर जाएं, रफू नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आपके कपड़े होते हैं, जब आप फेंक देते हैं ना उसको, तो ऐसे ही आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, उसको उठाकर आप फेंक दीजिए। टू बी ऑनेस्ट, किसी काम का नहीं है। इंतहाई फजूल कॉन्सेप्ट, इंतहाई वाहियात किस्म का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट के जिसके मतलब जिसकी कोई तुक नहीं है, जिसकी कोई जवाब नहीं है, और वो समझ में भी नहीं आता कि मतलब क्यों पढ़ाते हैं हमें। ठीक है, जो ओ लेवल्स में आप पढ़कर आए, मैं अब ओ लेवल्स में क्या पढ़कर आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ओ लेवल्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मीन, या यू कह दें कि द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू आर द सब्जेक्ट, और आपको मैं सब्जेक्ट बना दूं और आपको कहूं कि आपका मास जमीन की सतह के ऊपर रखा हुआ है, यानी योर मास दिस इज अर्थ। ठीक है, ये प्लेनेट अर्थ है, और प्लेनेट अर्थ के ऊपर ये आप मौजूद हैं कहीं पर भाई, ये आप कहीं पे खड़े हुए। क्लियर? हमने क्या पढ़ा है वो लफ्ज में, बहुत ही कोई वाहियात किस्म की चीज पढ़ी है, जिस पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पता नहीं क्यों हम पढ़ाते हैं, मजबूरी होती है वो लफ्ज में ये चीजें पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को तो समझ में आना नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको वाकई एक्चुअल कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा मास है, लेट्स से तुम्हारा मास है 50 kg। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल जी की वैल्यू को आप 10 ले लीजिए, न्यूटन पर केजी। ठीक है, अच्छा, वो अर्थ की सरफेस पर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर ऊपर किसी किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ या कहीं पर भी बैठा हुआ, 1 मीटर उसकी हाइट है। क्लियर? और उसकी हाइट है 1 मीटर, तो हम उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो है mgh। ठीक है, यानी 50 टाइम्स 10 टाइम्स 1 कर लीजिए इसे, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जी की वैल्यू को 10 ले रहा हूँ, नेक्स्ट 9.81 आप सबको पता है। सो दैट वुड बी 500 500 जूल्स। यानी आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 मीटर ऊपर जाने पे वो 500 जूल हो जाएगी। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। ठीक है, और हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हैं तो जी की जो एच की वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी, तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जानी चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। टेक्निकली बच्चों को हम वो लफ्ज में ये बताते हैं, गलत बताते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो ही नहीं सकती, इस तरह से नहीं हो सकती। अगर ये जीरो हो जाती, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपने ओ लेवल्स वाले कॉन्सेप्ट को लेके चल लीजिए, और मान लीजिए कि आपने सही पढ़ा था, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक घड़ा बना दूं, तो आप उसमें गिरेंगे नहीं गिरेंगे? बताइए, गिरेंगे ना? तो कौन ऐसा बंदा है, ये क्या ऐसी वजह है कि आप उस घड़े के अंदर गिरेंगे? आपके पास गिरने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? अगर आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो आपको मैं कुछ भी कर दूं, आप घड़े के अंदर नहीं गिर सकते, नहीं गिर सकते। जीरो एनर्जी पे कैसे गिरेंगे आप? ठीक है, आ रही बात समझ में? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस घड़े के अंदर गिर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है, कोई ना कोई एनर्जी तो मौजूद है ना आपके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे तो जीरो नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल फजूल है। हाँ, आप ऊपर जा रहे हैं 1 मीटर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं 1 मीटर, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल, इस पे मैं एग्री करूंगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो, ये ऐसा नहीं हो सकता, वरना जाहिर सी बात है आप सेंटर ऑफ अर्थ तक चले चले जाएं, मजीद गहरा खड़ा कर दें, मजीद गहरा गड़ा कर दें, करते रहें, तो आप तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते चले जाएंगे, अनलेस कि आप सेंटर ऑफ अर्थ पे ना पहुंच जाए। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट देना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक सरफेस ऑफ अर्थ से या सेंटर ऑफ अर्थ से, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ से सब कुछ हटाइए यहाँ से। ठीक है, ये जो जो हमने बनाया ना, इस सबको हम यहाँ से हटाते हैं और अर्थ को हम दोबारा बनाते हैं। अच्छा, इधर देख लो भाई, मान लो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है, और
यहाँ से, यानी यहाँ पे 9.81 है, यहाँ से चलते चलते ग्रेविटेशनल फील्ड के बिल्कुल एंड तक जा रहे हो, तो लेट्स से तुम यहाँ पर जा रहे हो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर आके मान लो कि ये वो जगह है, ठीक है। सेंटर से मैं जरा हिसाब किताब करूं, ठीक है। तो सेंटर से अगर मैं हिसाब किताब करूं तो भाई ये वो जगह है, मान लो कि जहां पर आके उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस जगह पर आके वो जीरो होनी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जरा इसको साइड कर देता हूँ, बाद में इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी की वैल्यू जो है, जी ऑफ अर्थ वुड बी जीरो। जिस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी उस जगह को हम आसान जबान में इन्फिनिटी बोलेंगे, ये जगह, और इससे आगे का जो भी एरिया होगा इसको हम वी कॉल इट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, समझ आई नहीं आई? जी ठीक सर। है, ये जगह या इससे आगे का सारा एरिया, आप आगे कहीं पर भी डिस्टेंस ले जाएं सेंटर से, ठीक है, तो वो आर जो है वो आपका जो रेडियस होगा, जो सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर होगा, वो आपका इन्फिनिटी होगा, इस ये और इससे आगे सारी जगह, ठीक है ना। इतना बड़ा ये आर, ये जो आपका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर वहां तक का, सेंटर ऑफ अर्थ से मेजरमेंट होगी, याद रखिएगा। तो इस जगह को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर जीरो होगी, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होती है, सो यू शुड नो दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होने के साथ साथ एक बात याद रखिएगा, इस जगह पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अर्थ से वो इतना दूर है कि इन दोनों के दरमियान का फासला इतना ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की वहां पे जीरो है। तो उस जगह पर उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो भी जीरो होगी। आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यही पढ़ा है ना आपने। हाँ, आपने एक और चीज भी गलत पढ़ी है, आपने ये भी पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। यही पढ़ा है ना आपने, ये बात तो सही पढ़ी है, लेकिन वो इंक्रीज कितनी ज्यादा होगी नोबडी नोस, किसी को भी नहीं पता। तो आइए मैं आपको ऊपर से लेके चलूंगा नीचे की तरफ। तो आप जब वो इनफाइनाइट वाले पॉइंट पर हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, आप में कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2 kg का ऑब्जेक्ट है। 2 kg का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एस्टेरॉइड हो सकता है, कॉमेट हो सकता है। तो 2 kg का ऐसे कोई मटेरियल है, वो वहां पे रखा हुआ है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बेटा, बताओ, जीरो है। इज इट क्लियर? ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अच्छा, ये सब करने से पहले एक जरा साइड वर्क कर लेते हैं। हमें पता है कि जब जब वर्क डन होता है तब तब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ये बात हमने बड़ी तफसील से बताई थी। हमने हमने आपको एएस के अंदर बहुत तफसील से बताया था कि वर्क डन और एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। वर्क डन आपको बताता है इनपुट फ्यूल के बारे में, इनपुट फ्यूल के बारे में, और जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म है उसका वो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसके नताइज होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब वर्क डन आप करते हो, बदले में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके आपको मिलती है, ठीक है। आप वर्क डन करोगे तो एनर्जी सिस्टम में आएगी, आप वर्क डन नहीं करोगे सिस्टम में एनर्जी नहीं आएगी। मैंने बहुत तफसील से बताया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक रास्ते में आप जा रहे थे, आप रास्ते में जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अचानक से एक बच्चा ना अकेला खड़ा हुआ है, छोटा नंगे पांव खड़ा हुआ है, गरीब बच्चा कहीं खड़ा हुआ है। आपने उसको पूछा उसका नाम क्या, अगला सवाल करेंगे बेटा पापा का नाम क्या है, रहते कहाँ हो? तो अंडरस्टूड है जहां जहां बच्चा मिलेगा वहां उसके पापा कहीं ना कहीं होंगे ना, बगैर पापा के तो बच्चा नहीं आएगा। ऐसी तो नहीं है कि आप जुपिटर से अचानक से एक बच्चा नमूदार हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। या अचानक से मूवी देख रहे थे, बच्चा निकल के सामने आके खड़ा हो गया। तो फैक्ट है, कहाँ जहां जहां बच्चा मिलेगा मामा उसके पेरेंट होंगे। फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। इसी तरह बेटा इसको ऐसे समझो, ये वो चाइल्ड है और ये उसके पेरेंट्स हैं। अंडरस्टूड है जहां जहां एनर्जी ट्रांसफॉर्म मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, वहां वहां अंडरस्टूड है कि वर्क डन हो रहा होगा, और जहां जहां वर्क डन हो रहा होगा बेटा वहां वह एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती मिलेगी। अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हिट्स कर लो इस बात को, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी तब्दील हो रही है और वर्क डन नहीं हो रहा। और आपको ये बात भी पता है कि जब जब वर्क डन होता है तो एक वर्क डन करता है, एक पे होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो जिसपे वर्क डन होता है,
जो वर्क डन करता है, ठीक है, सब्जेक्ट वो जो वर्क डन करता है, इसके लिए इसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं बाई, वर्क डन बाई, ठीक है, वर्क डन बाई। और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं वर्क डन ऑन। समझ आई भाई? सब्जेक्ट वो होता है जो एनर्जी देता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एनर्जी रिसीव करता है, जहां से जहां एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ये उसकी बात है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाई सब एनर्जी देने वाला, वर्क डन ऑन एनर्जी लेने वाला, ये बात समझ ले हो। मैं लिख रहा हूं लेने वाला देने वाला, वर्क डन बाई देने वाला, गिवर, ठीक है, देने वाला लिख रहा हूं, ठीक है, रिसीवर, ठीक है, लेने वाला एनर्जी लेगा, एनर्जी की बात हो रही है, पूछ लो दिमागों में ये बात अपने, ठीक है। अब इधर देखो, अब मामला क्या है कि ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, फर्ज करो हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, तो फिर तो कोई सारी बातें खत्म, ये इधर ही रहेगा। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट जो है ना, मुझे यहाँ से इसे यानी इनफाइनाइट से यानी इन्फिनिटी से इसको घसीट के लेके आना है, घसीट के लेके आना है इसको विद इन द फील्ड, ठीक है। अब जब मैं विद इन द फील्ड इसको लेकर आऊंगा, तो जरा समझना, विद इन द फील्ड में इसको लेकर आ रहा हूँ। अब विद इन द फील्ड में इसे कहाँ लेके आऊंगा? विद इन द फील्ड जब मैं लेकर आया तो वो विद इन द फील्ड ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी वाले पॉइंट पे इसको मैं लेकर आ गया, क्लियर है। अब जैसे ही इस बी वाले पॉइंट पे इसे लेकर आ रहा हूँ, तो मेरी बात समझना, अभी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। ये जैसे जैसे अंदर आ रहा है, इसे खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है। मैंने कहा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अप्रोक्सीमेटली आप 0 कंसीडर कर लें, बहुत स्लोली मूव करते 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 सरकते 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 ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में आ रही है। सुनो, तो आ रही है तो इसे खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? पुल कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है। ये अर्थ जो है ना, ये इसको पुल कर रही है अपनी तरफ, तो अर्थ इस पे वर्क डन कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अर्थ इस पे वर्क डन कर रही है, इसकी एनर्जी चूस रही है, उसमें से निकाल रही है, ऑलरेडी 0 एनर्जी है। अब क्या होगा मामला समझना, ये जैसे ही यहां से ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचा, तो मैंने ये पता लगाया कि जनाब इस पॉइंट पर, जरा समझना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर जब ये पहुंचा तो जमीन ने इसके अंदर से, अर्थ ने इस पे वर्क डन किया और इसमें से 2000 जूल की एनर्जी निकाल ली। भाई ऐसा ही है, ऐसे ही है। आप इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के अंदर, अपने शेल के अंदर जो है वो प्रोटॉन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, तो जिस एनर्जी से बाइंड होता है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए प्रोटॉन को वो एनर्जी वापस करनी पड़ेगी जो उसमें से उसमें निकाली है, ठीक है ना भाई। तो अब अगर ये इस पॉइंट पर पहुंचा है, तो यहां से जब ये यहां तक पहुंचा है, तो इसने अपनी एनर्जी लूज की है, अपनी एनर्जी कम की है, ठीक है। जैसे मैं इसको एक और मिसाल से समझाता हूं कि आप एक वेल के ऊपर, वेल पे खड़े हैं, ये वेल पे यहाँ पर एक स्टेप लगा हुआ है, स्टेप से मुराद है कुछ सीढ़ी है, कुछ है। आप वेल में यहाँ पर फंसे हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप वेल में यहाँ पर फंसे हुए और आपका दोस्त जो है वेल में वो भी फंसा हुआ है, वो भी फंसा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ फंसा हुआ है यहाँ, ठीक है, ठीक। अब आप देखिए कि आप जब वेल में ऊपर से नीचे आए, तो अपना आप जरा कैलकुलेशन करें, तो आप जब ऊपर से नीचे आए, ठीक है, सो आपने एनर्जी जो लूज की है, जो एनर्जी लूज की है, वो एनर्जी आपकी जो लूज करने वाली एनर्जी है, लेट से वो एनर्जी आपने लूज की है 500 जूल। मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिशिएंसी है। अब आपको इस कुएं से बाहर निकलने के लिए, कोई बंदा जो आपने एनर्जी लूज की है, ये है आपको जाहिर है वापस बाहर निकलना है। आप जब ऊपर आए थे तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, 500 जूल की एनर्जी लॉस हो गई। अब आपको जब वापस निकलना है ना, किसी बंदे को आपको इतनी ही एनर्जी 500 जूल की वापस देनी पड़ेगी, तो ही आप इस कुएं से बाहर निकलेंगे, वरना कयामत तक इसी कुएं में पड़े रहेंगे। आपको कोई बंदा
बाहर से आकर इतनी ही एनर्जी 500 जूल देगा, तो आप इस कुएं से बाहर निकलेंगे, रिजल्टेंट 0 जूल होगा, तो आप इस कुएं के किनारे पे आएंगे 0 जूल लेके। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेफिशिएंसी, जो आपके अंदर मौजूद है। आप कुएं में नीचे कैद है, फंसे पड़े हुए। इसी तरह आपका एक दोस्त है, तो वो इधर फंसा हुआ है, इसकी जो एनर्जी डेफिशिएंसी है, मान लीजिए वो माइनस का 200 जूल है। ये थोड़ा ऊपर की तरफ है ना, बाहर की तरफ, तो इसकी डेफिशिएंसी कम है। अब इसकी ये ज्यादा गहराई में जाता तो ज्यादा डेफिशिएंसी होती। मेरी बात समझना। अब यहां से इसको ऊपर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए 200 जूल की एनर्जी प्लस में कोई दे दे तो इसकी भी 0 जूल हो जाएगी, ये भी बाहर आ जाएगा। समझ आई? तो ये डेफिशिएंसी जो है ना, डेफिशिएंसी इस वेल के अंदर, इसको एज्यूम करो ये डेफिशिएंसी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो कान खोल के, जब तुम उस इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रहे थे किसी पॉइंट के ऊपर, तो तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी तुमने लूज की, लूज कैसे कर दी? अर्थ ने मुझे खींचा या तुम्हें खींचा या उस ऑब्जेक्ट को खींचा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करते वो एनर्जी निकाल ली उसमें से, उस पर वर्क डन की एनर्जी निकाल ली। अब वो जितनी एनर्जी निकाल ली, मान लो यहां पर वो 2000 जूल की एनर्जी मैंने कहा कि उस पॉइंट पर है, तो वो माइनस से शो करोगे, वो डेफिशिएंसी आ गई। अब डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि इसको अगर दोबारा से इंफिनिटी पे जाना है, उस कुएं से बाहर निकलना है, ये कुएं में फंस गया ना, ग्रेविटेशनल वेल है ये, इसको इमेजिन करो, इसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल वेल बोलते हैं, ग्रेविटी का कुआं। ठीक। अब इस ग्रेविटी के कुएं से उसको बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। कौन देगा? पप्पो को फोन मिलाओ, ठीक है, वहां से स्टारलिंक वाले को फोन मिलाएंगी, ठीक है, वो आके तुम्हें जो है वो इतनी एनर्जी दे देगा। तो कोई भी तुम्हें उतनी एनर्जी आकर अगर दे दे तो रिजल्टेंट 0 जूल हो जाएगी, तुम पुश होगे और बाहर निकल जाओगे, दोबारा इधर आ जाओगे। देखो समझो इस बात को। सो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है इस पॉइंट पर -2000 जूल की एनर्जी, जो तुम इंफिनिटी से अंदर आते हुए जो तुमने एनर्जी लूज की, जो तुम पे वर्क डन हुआ और तुमने एनर्जी लूज की इंफिनिटी से फील्ड के अंदर आते हुए, दैट टोटल एनर्जी 2000 जूल की टोटल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नीचे की तो कहानी नहीं कर रहा मैं तो इंफिनिटी से बात कर रहा हूं कि इंफिनिटी से आओ, तुम पे वर्क डन हो, तुम इंफिनिटी से अंदर आओ, किसी रेफरेंस पॉइंट पर आओ, तो टोटल एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकली है, उस उस एनर्जी की बात कर रहा हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इधर देखो, अंग्रेजी पढ़ो, पढ़ो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल source on an object to bring it from infinity to a reference point in gravitational field। और दूसरा, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी। उल्टा, वापस जाने के लिए भी जो वर्क डन है, दोनों का अमाउंट सेम है। यानी मैं तुम्हें यहां से यहां लेकर आऊं तो तुमने ये एनर्जी लूज की, यही वैल्यू ना, ये 2000 जूल की एनर्जी लूज की, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मुझे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर तुम्हें मुझे दोबारा बाहर निकालना है, वापस लेके जाना है, इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो इतनी ही एनर्जी मुझे तुम पे ऐड करनी पड़ेगी। तो भाई ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आप कान यहां से पकड़ लो, कान यहां से पकड़ लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन बेसिक और बेस्ट डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से जब आपको नीचे लेके आया जाए, तो जितना डेफिशिएंसी आपके अंदर आई है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई? मैंने वेल की मिसाल दी, कुएं की मिसाल दी, इसी तरह हर फील्ड में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन की फील्ड, हर अट्रैक्टिव फील्ड में आपको यही मिलेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देख लीजिए, वहां पर बाइंडिंग एनर्जी होती है। आइए जरा उसको भी जरा लिंक करते हैं इससे, ठीक है। ये आपका सेंटर में ये प्रोटॉन है, और यहाँ पे कहीं पे आपका ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी एनर्जी होती है, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी भी नेगेटिव में ही होती है, ये नेगेटिव में ही होती है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी शो करती है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने उस शेल से बाहर निकालना है, तो उतनी ही एनर्जी तुम्हें दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा उस मिदार से, उस ऑर्बिट से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में होगी भाई? नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में नहीं होगी। भुला दो ओ लेवल्स में तुमने क्या पढ़ा, वो जो ओ लेवल्स में पढ़ते थे वो चेंज था, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? समझ आई भाई? सबको समझ में आई या नहीं आई बेटा? ठीक। अब इसको जरा एक दफा नोट कर लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल सोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, ठीक है। फॉर्मूला है वर्क डन
वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, अब आप देखो, आपका वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो आप ये चेक कर लो, फोर्स जो है वो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है, अट्रैक्टिव नेचर की वजह से। और जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कहोगे, जाहिर है कि वो रेडियस ही आर है, तो डी की जगह मैंने आर लिख दिया, क्योंकि वी ऑलवेज मेजर द थिंग्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका ये आर हो गया, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर था, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू और सबस्क्रिप्ट में पी लिखते हैं। बाज बुक्स में ई के साथ छोटा सा पी लगा दिया जाता है, वो भी ठीक है, इट्स ओके। द फॉर्मूला इज माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। ठीक है, ठीक लिया जी भाई, लिख लिया। जी सर। चलो आगे, अभी नेगेटिव साइन पे ही मैंने बात की है। दो प्लैनेट है, एक की सरफेस पे ग्रेविटेशनल खड़े हो तुम, ये दो दो प्लैनेट है, जरा समझ लो, वो डेफिशिएंसी समझाई है मैंने यहाँ पे। दो प्लैनेट है, दोनों की सरफेस पे तुम खड़े हुए हो, तो प्लैनेट बी पे तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे खड़े होते माइनस का 1000 जूल है। ठीक है, और प्लैनेट ए पे माइनस का 100,000 जूल है। इसका मतलब है कि प्लैनेट ए से निकलने के लिए तुम्हें प्लस की 100,000 जूल की एनर्जी दरकार है, ज्यादा एनर्जी दरकार है, ये डेफिशिएंसी को शो करता है। और प्लैनेट बी से निकलने के लिए तुम्हें 1000 जूल की एनर्जी दरकार है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट्स एनर्जी डेफिशिएंसी बेटा, इट्स एन एनर्जी डेफिशिएंसी एंड नथिंग एल्स। ये डेफिशिएंसी को शो करता है। तुम्हें ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया, ऐसे सोचो, अब तुम फंस गए हो कुएं में, अब तुम्हें इस कुएं से निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये है कहानी। जो इस कुएं में नहीं आया वो आएगा, और जितना नीचे जाएगा, जितनी एनर्जी नीचे उसके अंदर से निकलेगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जो इस कुएं में पहले से ही फंसा हुआ है, उसको निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप समझ लो इस चीज को, इट्स ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी एंड नथिंग एल्स। नीचे से तो कोई मेजरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एक और चीज समझना। ठीक है, अब फर्ज करो तुम्हारी यहां तक आते आते 2000 जूल की एनर्जी जो है तुम्हारी, क्या जो तुमने 2 kg का ऑब्जेक्ट लिया था, सैटेलाइट थी या कुछ भी था, उसने अपना ऑर्बिट चेंज किया, लोअर ऑर्बिट में आया और 2000 जूल की एनर्जी लूज कर गई है। अब मान लो अगर इस 2000 जूल की एनर्जी, जरा सुनना, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उसके मास से, ठीक है, उसका मास कितना है बोलो, 2 kg है। सो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा जी? माइनस का 1000 जूल पर किलोग्राम, ऐसे ही है। जी सर। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उसके हर हर किलोग्राम के अंदर, हर हर किलोग्राम में, सुनो, जब ये नीचे आ रहा था तो इसके जो 2 kg है, इसके हर हर किलोग्राम में से 1000 जूल की एनर्जी खींच ली गई है। इसके हर हर 1 किलोग्राम में 1000 जूल की एनर्जी का वर्क डन किया गया और एनर्जी निकाल ली गई है, डेफिशिएंट हो गई एनर्जी हर केजी में, पर केजी में जो 1000 जूल डेफिशिएंट हुआ है। दिस दिस फिनोमिना या दिस रिलेशनशिप या दिस रेशियो इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको ग्रीक सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या था 2000, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी या नहीं थी बताओ? ये थी ना, जी सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किससे डिवाइड किया था इसको, ये क्या था, ये क्या है, मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली फाई जो है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, जी एम एम एम, ये जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, यही था, होल डिवाइडेड बाय मास, यही पड़ा है। अब आप इसको जरा रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 1/मास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैथ से मैथ कैंसिल कर दो भाई,
और तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस का Gm/r। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ आई? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास पे डिपेंड नहीं करता, किसके, सोर्स के, ऑब्जेक्ट के मास पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी। ये बात याद रखना। देखो इट इज टेस्ट मास कह लो उसको, है ही नहीं उसमें। समझ में आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? जी सर। अब इधर देख लो भाई, ये रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पढ़ लो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल सोर्स ऑन अ यूनिट मास ऑफ एन, अब इसमें फर्क क्या है देखो, ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या आती है, वर्क डन, पढ़ो दोनों की डेफिनेशन में फर्क। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल सोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस पे मास की बात नहीं थी, यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल सोर्स ऑन अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये फर्क है। यहाँ पर भी है टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर भी है टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आई? पर यूनिट मास का इजाफा कर दिया, बाकी डेफिनेशन पूरी चेंज। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। जी सर। अक्सर आपको मार्क स्कीम में वर्ड मिलेगा वर्क गॉट आउट, ठीक है ना, ये सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, वर्क गॉट आउट, इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, आप देखिएगा मार्क स्कीम में। जब भी कभी बात करेगा कि व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क, जब भाई जी बात है ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उस पर वर्क करके उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी, तो वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। एनर्जी निकाल रहे हैं ना, जब एनर्जी डालते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एनर्जी निकालेंगे तो वर्क डन नेगेटिव, इसलिए वो कह रहा है वर्क गॉट आउट, वर्ड यूज कर रहा है वो, आप देखिएगा अभी मार्क स्कीम के अंदर ये वर्ड मिलेगा आपको कि व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल आएगा आपके साथ, ठीक। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक बड़ी अहम बात है जो हमने उस वक्त नहीं बताई थी और जानबूझ के नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। देखिए फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आप देखिए, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, आपको बता दो, देखिए फॉर्मूला इसका देख लीजिए, ठीक है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -Gmm/r²। क्लियर है? आ रही बात समझ में? -Gmm/r²। अगर आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सोर्स और जी की वैल्यू कांस्टेंट करें तो फोर्स और डिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे जैसे प्लैनेट से, ये प्लैनेट है, इसकी सरफेस पे आप खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, ये है नीचे फिजिकल रियलिटी, देख लीजिए इधर, ये फिजिकल रियलिटी है। आप इस प्लैनेट से जैसे 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 दूर जाते चले जाएंगे, नीचे फिजिकल रियलिटी, आई रिपीट माई वर्ड्स, ये है फिजिकल रियलिटी, इसको फिजिकल रियलिटी ही समझना। ये फिजिकल रियलिटी है, इससे नीचे सारी फिजिकल रियलिटी है, इस लाइन से नीचे। अब फिजिकल रियलिटी ऊपर ग्राफ है, आप जैसे जैसे दूर जाते चले जाएंगे, ग्राफ भी आपका यूं यूं डिक्रीज होता चला जाएगा, ऐसे। इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस वर्सेस फोर्स का, ठीक है, क्लियर? ये दूर जा रहे हैं, 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 आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो रही है। अच्छा आप फर्ज करिए आप सरफेस से इतनी हाइट पे चले गए जितनी, जो कि रेडियस है इस प्लैनेट का, उसके उसकी रेडियस के ट्वाइस ऊपर चले गए, यानी ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये रेडियस है आपका आर, ठीक है। आप इसका ट्वाइस चले गए ऊपर, ठीक है, जितना रेडियस है उतनी हाइट पे आप ऊपर चले गए, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट आप उतनी ही हाइट पे ऊपर चले गए भाई, ये रही उतनी हाइट, रुक जाओ, ठीक है, आप इतनी हाइट पे ऊपर चले गए। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जितनी हाइट थी उतनी हाइट में ऊपर चला गया, जितना रेडियस है उस प्लैनेट का उतना ही मैं हाइट पे चला गया, सो अगर मैं उतनी हाइट पे जाता हूं तो इस दौरान, ये इस ग्राफ में, ये आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया, ये जो ग्राफ का ये वाला रीजन है, इसका जो एरिया है, ये मुझे क्या देगा, वो मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देगा।
ये मुझे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब आप बोलोगे कैसे? भाई बहुत आसान है। एरिया में दो दो एक्सिस मल्टीप्लाई होते हैं, दो एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा? फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? भाई यही होता है ना एरिया में, दो दो एक्सिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नहीं समझ आई बात? भाई इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, ग्राफ बना दूं, ठीक है, और लेट्स से ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह की है। मैंने तुमसे कहा कि भाई ये है सीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, ये आपका एरिया है। मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे मुझे जो है ये एरिया चाहिए। आपने कहा कि भाई ये एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कोई भी वैल्यू है रिगार्डिंग, मतलब ये ग्राफ कोई भी वैल्यू आप ले लें एक्स वाई जी, यहाँ पे कोई वैल्यू आप डाल लें। लेट्स से आप यहाँ पे डालते हैं 10 सेकेंड, यहाँ पे डालें आप 50 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी डालते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जब एरिया निकालेंगे, और एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया में क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस में क्या है? टाइम, हाइट क्यों क्या वी है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो देखा जाए तो दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। टी और वी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी एरिया निकालते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी, दो एक्सेस की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बिठाइएगा। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ये फोर्स और ये डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जरा फोर्स और डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करें। ऊपर फोर्स का फॉर्मूला, एक काम करें, इधर भी आर से मल्टीप्लाई करें, इधर भी आर से करें, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो अब आर एफ आएगा, इसको देखिए। अब देखिए, मैं एक आर से एक आर कैंसिल करूंगा, तो नीचे ये क्या बचेगा? -GMM/r बचेगा राइट साइड तक, यही बचेगा ना, -GMM/r बचेगा। सो मैं इसको रिमूव करके सिंपली नीचे क्या लिख देता हूँ भाई, सिंपली नीचे आर लिख दूंगा। तो आप बताइए, अभी 5 मिनट पहले आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला किसका होता है? कौन बताएगा मुझे? GMM/r किसका फॉर्मूला होता है? बोलिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। आ रही बात समझ में? तो यही तो समझा रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ कि इसका जो एरिया है दैट विल गिव यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी एरिया आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उठाकर देगा। क्लियर है? यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई कोई सवाल समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? समझ आई? जी सर। तीसरी सबसे अहम बात कि सर हम अब तक ये क्वेश्चन, ये एमजीएच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ये फॉर्मूला आप यूज क्यों नहीं कर सकते? उस फॉर्मूले के यूज करने का ना करने का रीजन ये है कि जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो जी की वैल्यू ये वेरी करना शुरू करती है, इस वजह से आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको वही पुराना वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे वो वैलिड है, लॉन्ग डिस्टेंस पे वो वैलिड नहीं है, लिख लीजिए इसको। चलें नेक्स्ट है। अब आप देखो नेक्स्ट जो है, अब से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है ग्राफ ऑफ अ पॉइंट मास। बेसिकली पॉइंट मास है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक जो है वो, जाहिर है कि ग्राफ पॉइंट मास तो हम आगे इमेजिन करेंगे, लेकिन ये एक रियल मास को भी हम लेके चलते हैं। ग्राफ ऑफ अ रियल प्लैनेट कह लो या रियल मास कह लो, ठीक है, स्लैश करके पॉइंट मास कर लेना। और ग्राफ जो बना रहे हैं, दिस इज द ग्राफ अगेंस्ट, दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, अब यू नो दैट कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का क्या होता है? वेल होता है। मैंने बताया ना, ग्रेविटेशनल वेल, वहां से हम लोग लिंक कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, ठीक है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड दोनों तरफ। अच्छा फिर बता दूं कि भाई ये जो है ये फिजिकल रियलिटी है, इस लाइन के नीचे सारी फिजिकल रियलिटी है। बेसिकली ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब फिजिकल रियलिटी है, और ये पूरा ग्राफ वाला पार्ट है, ये नीचे जो है ये फिजिकल रियलिटी है, ये आपको बना के नहीं देगा। अब वही वही हम यहाँ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -GMM/r, यही होता है, यही होता है। इस नेगेटिव साइन की वजह से हमने जो ग्राफ बनाया वो नेगेटिव साइड पे बनाया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी बच्चों, जी सर। ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनना। अब इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट करो, ये एक प्लैनेट है। अभी सिर्फ रियल मास पे पहले बात करेंगे, फिर पॉइंट मास की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रियल मास। रियल मास पे चलते हैं, फिर पॉइंट मास पे आते हैं।
ठीक है। पॉइंट मास को मैं सुपरफिशियली बता दूं, अगर पॉइंट मास होगा तो सारा मास कलेक्ट होके कंसंट्रेट होके सेंटर पे आ जाएगा और रेडियस 0 हो जाएगा। तो उससे ये होगा, ये जो ग्राफ है ना आपका, ये वाला ग्राफ, ये अप्रोच करेगा वाई एक्सिस को। आई रिपीट, जो पहले भी बताया था, यहाँ पर भी ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, कोई प्लेनेट बीच में नहीं आएगा, कहीं पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क होगा, क्योंकि रेडियस तो 0 हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा पूरा रेडियस, एक पॉइंट पे सारा मास आ जाएगा। और अगर ये एक रियल मास होगा जैसे प्लेनेट का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आके कहीं रुकेगा, और ये वो होगा, इसकी प्लेनेट की सरफेस होगी। ठीक है, ये वहां पर आके रुकेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे, अगर मैं प्लेनेट की सरफेस पे बात करूं, इधर देखो समझाने के लिए बात करूं, ये वो पॉइंट है जहां पे जी की वैल्यू 0, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, और ये कोई प्लेनेट है, प्लेनेट के, ठीक है, कोई भी प्लेनेट है। अब तुम जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, तुम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तुम जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे वैल्यू माइनस का 1000 जूल है, यहाँ पर हो गई, इस पॉइंट पर हो गई माइनस का 5000 जूल। इस पॉइंट पर पहुंचे ना सरफेस पे, तो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस का 10,000 जूल, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो सबसे कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी, इस जगह पर होगी, इधर होगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये वैल्यू बढ़ रही है, -10,000 से माइनस का 5,000 हो रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है। तो तुम लोग जो जेएमजीएस से पता करते थे ना, वो चेंज हुआ करता था, चेंज, डिफरेंस, यानी इसमें से ये निकाल के दे दो, वो डिफरेंस बताता था। ये डिफरेंस नहीं बात कर रहा, ये मैं एब्सोल्यूट 0 से नीचे की बात कर रहा हूं, वहां से जहां 0 है वहां से नीचे आ रहे हो आप, ये वो है, वो डेफिशिएंसी माइनस का 10,000, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाते हो, ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और एक वक्त आता है ये बढ़ते बढ़ते 0 को अप्रोच करती है, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी को अप्रोच नहीं कर रही, 0 को अप्रोच करती है। यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ आ रही है? सो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी। लगेगा तो तुम्हें ऐसे कि जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ जा रहे हो प्लेनेट से, वैसे वैसे तुम्हारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 को अप्रोच कर रही है, लग तो रहा है। तो 0 को अप्रोच करने का मतलब है उसकी डेफिशिएंसी कम हो रही है, तुम आजादी की तरफ जा रहे हो, फील्ड से बाहर निकलने की तरफ जा रहे हो। समझ आई बात या नहीं आई भाई? क्लियर है सबको? ठीक है, अब आओ जरा जी इसका सर। कॉन्सेप्ट समझना। इस ग्राफ में, अब मैं फिजिकल रियलिटी समझ लो, पहले 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 फिजिकल रियलिटी समझना। अब फर्स्ट करो यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस सरफेस पे भी बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये बंदा जो ऐसे अगर राइट वर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा प्लेनेट पे, तो भाई जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कहाँ खींचेगी? लेफ्ट साइड पे खींचेगी, ऐसा ही है। और अगर उसी प्लेनेट के दूसरी साइड पे कोई बंदा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, यानी लेफ्ट साइड पे जाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे राइट साइड पे खींचेगी। तो एक बंदे के लिए सेम प्लेनेट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेफ्टवर्ड, दूसरे बंदे के लिए सेम प्लेनेट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी राइटवर्ड। तो लेफ्ट वर्ड वाले बंदे के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने नेगेटिव ले ली, और राइट वर्ड वाले के लिए मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव ले ली। आपको चल हो रही है, आप चेंज कर दें, लेकिन एक के साथ पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, अब आप मुझसे पूछो सर आपको क्या चुल थी, आपने इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाया? रीजन बताता हूं भाईजान। इस पॉइंट से अगर आप चलें तो ये इसका ग्राफ बनेगा, इस पे तो आप और मैं एग्री हैं। कैसे एग्री हैं भाई? ये है ग्रेविटेशनल, देख लीजिए इधर देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gmm/r, यही होता है। ठीक है, इसका और इसका रिलेशन देख लीजिए, इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसे ही बनेगा। बेटा समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी जी सर। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। ये ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या नजर आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये ग्रेडियंट, ये बताओ, ये वाला ग्रेडियंट, ये इसकी बात कर रहा हूँ। हर पॉइंट पॉइंट पे ये ग्रेडियंट क्या है इसका? सर पॉजिटिव ग्रेडियंट है। पॉजिटिव है, वो अलग बात है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है, लेकिन शुरू में ज्यादा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ठीक है, जी अब मुझे ये बताना है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इंफॉर्मेशन क्या देता है?
ये मुझे आपको समझाना है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इंफॉर्मेशन क्या देगा। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। ये डायग्राम पहले अपनी पूरी प्रॉपर बनाए अपने हाथों से। ठीक है, हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या देगा। तो ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे। सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये लाइन ले लूं इस पॉइंट पर और इस लाइन का वाई एक्सिस देखूं, तो वाई एक्सिस में क्या है, ये राइज है। और राइज में मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका चेंज मैंने लिख दिया राइज में। ठीक है, क्लियर। और रन में देखो तो रन में मुझे ये नजर आ रहा है। तो रन में क्या है, ये चेंज इन, जाहिर है डिस्टेंस है या रेडियस है, डेल्टा आर ही कह लो उसको। क्लियर, तो ये आपका रन में हो गया। सो ग्रेडियंट इस लाइन का क्या बनेगा, राइज, ये राइज हो गया और ये क्या, डिवाइडेड बाय रन। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय डेल्टा आर, ये आपका ग्रेडियंट है। अब देखते हैं ये देगा क्या हमें, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा। जी पूछिए। सही है, आइए इधर, इधर आइए भाई। अब इधर आइए, मैंने क्या किया, इस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और डेल्टा आर को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। इसका फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जी एम एम अपॉन आर। अभी डेल्टा आर ई नीचे जो मौजूद है, ये क्या बला है। ठीक है, डेल्टा आर ई, इसको समझिएगा। अभी डेल्टा आर ई कहां से आया, अभी डेल्टा आर ई को जरा एड्रेस करते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट लिया था और इस पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट के दो पॉइंट ले लेते हैं आप कोई भी। एक पॉइंट जो मैंने लिया वो 2re पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट जो लिया वो re पे आ रहा है, इधर ये re पे आ रहा है। ठीक है, तो जब ये मैंने देखा तो दिस वुड बी माई रन, ये मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, और रन में ये डेल्टा आर है, और डेल्टा आर में देखूं तो 2r माइनस का r करूं तो सिंपल r बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो डेल्टा आर की वैल्यू है बेसिकली r है। ठीक है, सो आई अज्यूम के डेल्टा आर, सो आई अज्यूम के जो डेल्टा आर है वो मैंने इसको r कंसीडर कर दिया। ये सिंपल एक एक रेडियस का डिफरेंस लिया मैंने। आप 2 का भी ले सकते हैं, आप 3 का भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से बाकी सारी वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने डेल्टा आर जो चेंज इन डिस्टेंस है वो बेसिकली आर के इक्वल है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो डेल्टा आर है इसकी जगह नीचे मैंने आर रख दिया, और ये जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये जी एम एम अपॉन आर ई कर दिया। क्लियर है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले में जो नीचे आर ई था और इसके फॉर्मूले में भी जो आर ई था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बना देंगे। समझ आ रही है बात, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके फॉर्मूले से ही चलता हुआ आ रहा है। अब आप देखिए, आपने जो ग्रेडियंट फाइंड किया है, ये तो गौर से देखिएगा, जो ग्रेडियंट फाइंड किया ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है। आप चाहें तो इसके साथ ये पॉजिटिव साइन लगाते चले आए, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट ही है। ये था ना, इस तरह का साइन था, ऐसा साइन था, इंक्लाइन था ना, यूं था ग्रेडियंट। नीचे अगर आप देखें जाकर तो इसका ग्रेडियंट कैसा था, इंक्लाइन था। ये था राइट वर्ड था, ऐसे था, यूं था। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है। आपने ही बताया था, हशाम ने बताया था, हाशिम ने आपने ही बताया ना कि पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट जी निकाला सर। आपने, और पॉजिटिव ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है जरा चेक करो। पॉजिटिव ग्रेडियंट को जब किया सॉल्व तो ये माइनस का जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, और जब माइनस का जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर आ गया तो ये जो जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर है सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भाई ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। और ये नेगेटिव साइन आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, ये जीएम अपॉन आर का ये डायरेक्शन को शो करेगा, अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। तो मैंने साइन नेगेटिव वाला अंदर नहीं लिया, बाहर ले लिया। तो इससे साबित हुआ कि जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, सुनना, ये जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है वो नेगेटिव फोर्स को शो करेगा। नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। कान खोल के सुन लो, ये पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव ग्रेडियंट मुझे नेगेटिव फोर्स दे रहा है, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, सुनो, अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस एफ है, और जाहिर सी बात है ग्रेडियंट किसके बराबर था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर के। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर माइनस एफ हो गया। इट मीन, समझ में क्या आया, कि जो तुम्हारी पॉजिटिव ग्रेडियंट, इधर देखो, जो पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, ठीक है,
जो पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव फोर्स देगा। नेगेटिव फोर्स की डायरेक्शन ये है, अट्रैक्टिव नेचर फिजिकल रियलिटी में। अगर ये प्लैनेट है, यानी अगर फिजिकल रियलिटी में इधर आओ, अगर ये प्लैनेट है, बंदा यूं खड़ा हुआ है, ये प्लैनेट है, बंदा यूं खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है वो मुझे जो नेगेटिव एफ दे रहा है, ये नेगेटिव फोर्स का मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है, अट्रैक्टिव नेचर की वजह से। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? इधर इधर देख लो, इधर। इसका मतलब ये है कि ये बंदा अगर यूं इस जगह पे मौजूद है, ऐसे है, तो इसकी जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट मुझे नेगेटिव फोर्स दे रहा है। नेगेटिव फोर्स का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है। अब आप बोलोगे सर अगर इधर हो तो क्या होगा? इधर भी समझा देता हूं। इधर ग्रेडियंट नेगेटिव है, इधर ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इधर फोर्स जो है वो आखिर में पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है फिजिकल रियलिटी के अंदर। यानी अगर बंदा इस जगह पे खड़ा हुआ है और वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल रहा है, तो उसकी फोर्स पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव फोर्स शो करती है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, इनवर्ड है, ऐसे। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर है। बता लिया तुमने। अब एक क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई ऑफ अ 70 kg मास एट 2 डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, 2 डिफरेंट पोजीशन पे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन देनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो अब तुम ये देख लो। सबसे पहले वो कह रहा है कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का मास है 70 kg, और वो प्लैनेट से कितना दूर है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों पॉइंट पर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, फाई निकालना है। वो कह रहा है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो जब वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो इस प्लेनेट का मास भी दिया हुआ है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ऑलमोस्ट ये मास ऑफ सन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। उसका फॉर्मूला है फाई ए इक्वल्स टू -gm/ra। ठीक है, फाई ए इक्वल्स टू -gm/ra। क्या करेंगे आप? सबसे पहले g की वैल्यू रखेंगे 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द प्लेनेट है, ये है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। हमारे मास, ये जो हमारे सन है उसका मास ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गिवन है 5 × 10⁸8 मीटर। ये गिवन है 5 × 10⁸8 मीटर। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला -2.67। इस पॉइंट पर माइनस का 2.67 आ रहा है। फिर बी पे निकालेंगे तो सारी वैल्यूज वही होंगी, जी वही, मास वही, बस आर बी की जो वैल्यू है वो आप रख लेंगे। ठीक है, वो कितना आएगा? वो 7 एक्सपोनेंट 8 आएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक 7 एक्सपोनेंट 8 निकाला, डेफिशिएंसी कम हो गई -1.9। यानी इस पॉइंट के ऊपर अगर टेक्निकली देखें तो इस पॉइंट पर डेफिशिएंसी माइनस का 2.67 थी, इस पॉइंट पर डेफिशिएंसी कम होकर माइनस का 1.9 हो गई। डेफिशिएंसी कम हुई है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। याद रखें। समझ आ रही है सबको? जी सर। नेक्स्ट है, एंड फर्दर यू मूव अवे फ्रॉम, वही कंक्लूजन जो मैं बता रहा हूँ कि जितना आप दूर जाते चले जाएंगे भाई, ठीक है, उतना जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जब आप गौर से देखिएगा, जब आप डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते आर को इन्फिनिटी कर देंगे, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब आप आर को इन्फिनिटी कर देंगे तो जाहिर सी बात है फाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, फाई 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं करा दूं। यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं आज की क्लास को।